नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के दूसरे अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में। यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। पहले वाली वीडियो में हम स्वास्थ्य का अर्थ और भारत एवं विश्व में स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। दोस्तों, लंबे समय बाद मैं इस वीडियो पर लौटा हूं अध्याय पर, इसीलिए लाजमी है कि शायद आपने वह पहली वीडियो ना देखी हो, और अगर देखी भी हो तो शायद आपके दिमाग से वह उतर गई हो। इसीलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक अपलोड कर दूंगा ताकि आप उस वीडियो को भी देख सके और जान सके कि पहली वाली वीडियो में हमने किन बातों का अध्ययन किया था। आज की दूसरी वीडियो में हम उससे आगे की बातों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का लिंक आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं अमन और रंजन नाम के दो दोस्तों की कहानी से। यह कहानी आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 22 और 23 पर दी गई है। तो हम देखेंगे कि इस कहानी में कोलास के माध्यम से क्या बताया गया है और उसके बाद हम अपनी कार्यशैली पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपए देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमगा जगमगा रहा था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहां तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कई सारी दवाइयां लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ, तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है। यह सफेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। और सच में कितना ज्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहां भी बहुत भीड़ भड़का रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी हुई थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ है लगता है।
कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा दवाइयां दे दी और मेरे इलाज में 3500 अर्थात 3500 रुपए से भी ज्यादा खर्च हो गए। इतना खर्च मेरे इलाज में तो सिर्फ 150 रुपए खर्च हुए। तो दोस्तों, अमन और रंजन दोस्तों की ये कहानी बताती है कि भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा किस प्रकार कार्य करती है। जहां निजी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और तरह तरह की दवाइयां दी जाती है, लेकिन किसी लाइन में लगना नहीं पड़ता है और डॉक्टर बात भी बहुत सामान्य तरीके से, उम्दा तरीके से करते हैं। जबकि दूसरी ओर सार्वजनिक अस्पतालों में जाकर लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है और एक छोटी सी जांच कराने के लिए ही बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। तो ये अमन और रंजन की कहानियां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हमें बताती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों, अमन और रंजन की बातचीत के आधार पर और पिछली वीडियो में हमने जो अपनी परिचर्चा की थी, उसके आधार पर हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिन्हें इंग्लिश में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है, और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। अब हम एक एक करके विस्तार से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, अर्थात पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी जीता है, और ये वो लोग होते हैं जो यदि बीमार हो जाए तो बीमार होने के कारण स्वस्थ होने पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो वहन करने की क्षमता भी अपने पास नहीं रखते। अर्थात यदि एक बार बीमार हो जाए तो उनके सामने यह दिक्कत आ जाती है कि वे स्वस्थ किस प्रकार हो। इसीलिए हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए इस संबंध में कि हमारे देश में जो अवधारणा अपनाई गई है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपनाई गई है, जिसका अर्थ है कि भारत की सरकार तमाम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करेगी, सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखेगी। और कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा दोस्तों भारत में स्वास्थ्य के ऊपर भी लागू होती है। तो दोस्तों, भारत में ऐसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं सार्वजनिक अस्पतालों का निर्माण किया है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और बीमार होने पर अपनी बीमारियों का खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं है। इन सरकारी अस्पतालों में लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए या बीमारियों का इलाज करने के लिए जो शुल्क आता है वो बहुत नाममात्र का होता है, या बिल्कुल भी उसमें शुल्क नहीं लिया जाता, वो सबके लिए फ्री होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, कि इसमें निःशुल्क इलाज क्यों किया जाता है या बहुत कम खर्चा क्यों आता है, तो दोस्तों इसके लिए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि इन सरकारी अस्पतालों पर जो खर्च किया जाता है वह सरकार के द्वारा किया जाता है, और इन सरकारी अस्पतालों में लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए जितने भी प्रकार का खर्चा है वो सरकार स्वयं उठाती है। इस खर्चे में डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा, विभिन्न प्रकार के टेस्ट आदि ये वे हैं जिनकी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली हुई है। इसीलिए सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से जो खर्चा है वो स्वयं लोग न करके स्वयं सरकार इन खर्चों को उठाती है। इस वजह से इन सरकारी अस्पतालों में कोई फीस नहीं ली जाती, या अगर कोई खर्च होता है तो बहुत छोटा मोटा खर्च होता है। ऐसी दवाइयां और ऐसे टेस्ट बाहर से करवाए जाते हैं जो अस्पताल में तत्काल मौजूद नहीं होते हैं। और दोस्तों, क्योंकि ये अस्पताल देश की ज्यादा और बड़ी जनसंख्या के लिए बनाए गए हैं, तो अक्सर इन अस्पतालों में भीड़ बहुत होती है, और एक एक काम को करने के लिए, चाहे कोई भी काम हो, बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि ज्यादा लोग आने की वजह से भीड़ होती है और भीड़ों में अनुशासित करने के लिए लाइनें लगवा दी जाती हैं। इस वजह से छोटे से छोटा परीक्षण करवाने के लिए भी, दवाइयां लेने के लिए भी भारी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, क्योंकि आने वाले लोगों की संख्या ही ज्यादा है। तो इसीलिए लाइनों में लगना पड़ता है ताकि किसी प्रकार की असुविधा लोगों को ना हो। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जो सरकारी अस्पतालों के ऊपर सरकार के द्वारा इतना सारा धन खर्च किया जाता है, वहन किया जाता है, ताकि गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके, तो आखिर ये धन आता कहां से है?
तो इस संबंध में दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा गरीबों के इलाज के लिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई है, उसके लिए सरकार बजट में एक अलग से हिस्सा तय कर देती है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जो खरीदते हैं, उस पर हम सरकार को विभिन्न प्रकार के कर प्रदान करते हैं। इन करों का उपयोग भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा। इसके बाद दोस्तों, ये जो सरकारी अस्पताल होते हैं या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो होती हैं, ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से स्थापित की जाती हैं। ग्रामीण स्तर पर अक्सर ये होता है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिसमें एक नर्स होती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक को नियुक्त किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि ग्रामीण इलाकों में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले उसको इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही ले जाया जाता है, जहां नर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवक उसका इलाज करते हैं। इंजेक्शन लगा देना, दवाइयां दे देना, पट्टी बांध देना, चोट लगती है तो पट्टी बांध देना, इस तरीके के प्राथमिक उपचार लोगों को गांव में ही प्रदान कर दिया जाता है। लेकिन अगर मामला ज्यादा सीरियस हो तो इसके लिए जिला स्तर पर अस्पतालों का निर्माण किया जाता है और ये सारा कार्य जो है वो मंझे हुए डॉक्टर्स की देखरेख में किया जाता है। जबकि दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि अक्सर ये होता है कि बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण किया जाता है। हम दिल्ली में एक से एक बड़े अस्पताल को देख सकते हैं जो सरकार के स्वामित्व में कार्य करते हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल हुआ, डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल हुआ, गुरु तेग बहादुर अस्पताल हुआ। ये वे अस्पताल हैं जो बहुत बड़े माने जाते हैं और सरकार के स्वामित्व में कार्य करते हैं। इसीलिए दोस्तों अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, मामला ज्यादा सीरियस हो जाए, तो उसको बड़े शहरों में आकर इलाज कराने की सलाह दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, और उनके द्वारा यह परामर्श रोगी को दिया जाता है कि जिस तरीके की उपचार की रोगी को आवश्यकता है वह ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उनको अपना इलाज कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में जाना होगा। इसीलिए अक्सर ग्रामीण क्षेत्र से फिल्मों में जो हीरो होते हैं वो इलाज कराने के लिए शहरों में आते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है। इसके अलावा दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो भारत सरकार है उसका यह मानना है कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय का एक अधिकार है और इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है किसी भी स्थिति में। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है तो यह उस राज्य की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। सरकार इससे अपनी जान नहीं बचा सकती है, जवाबदेही बनती है सरकार की। आगे हम देखेंगे कि ऐसा किस प्रकार है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, यानी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, निजी स्वास्थ्य सेवाओं से अभिप्राय उन स्वास्थ्य सेवाओं से होता है जिनके ऊपर सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होता है और ना ही सरकार का कोई नियंत्रण होता है। और वास्तव में ये जो निजी स्वास्थ्य सेवा केंद्र होते हैं, चाहे वे अस्पताल हो, लैब्स हो, इनकी जो स्थापना की जाती है वह निजी डॉक्टर्स के द्वारा या निजी व्यक्तियों के द्वारा अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है और इसीलिए इनमें कदम कदम पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और क्योंकि दोस्तों इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में कदम कदम पर अत्यधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, इसीलिए इन अस्पतालों में जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है। जैसा कि हमने अभी रंजन की कहानी में देखा था कि उसको किसी भी प्रकार की लाइन में नहीं लगना पड़ा, डॉक्टर ने बातचीत भी बहुत प्यार से की। वह इसीलिए की क्योंकि डॉक्टर के पास आने वाले मरीजों की संख्या ही बहुत कम है, इसीलिए वह एक मरीज को पर्याप्त समय दे सकता है। जबकि दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उन्हें एक साथ बहुत सारे मरीजों को देखना होता है, इसीलिए एक मरीज के ऊपर वो पर्याप्त समय भी नहीं दे पाते हैं और हर काम के लिए बहुत ज्यादा वक्त व्यय करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? दोस्तों, अब तक की परिचर्चा में हमने देखा है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया है और सरकार का भी यह मानना है कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सभी भारतीयों का अधिकार है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यह सवाल हमारे सामने आता है कि क्या भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है? दोस्तों, यदि हम बारीकी से इस बात का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों को
और गरीब लोगों की अपेक्षा अमीर लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, एक डराने वाली बात यह भी है कि जिन लोगों को सरकार डॉक्टर बनाने के ऊपर इतना पैसा खर्च करती है, डॉक्टर बनने के बाद वो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान ही करना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और मेडिकल अधिकारी खुद अपने निजी अस्पताल चलाते हैं और किसी सामान्य सी बीमारी का इलाज करने में, जिसको बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, 1-2 गोलियों के माध्यम से ही उसको नियंत्रित किया जा सकता है, अक्सर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के द्वारा उसके लिए बहुत सारी दवाइयां सजेस्ट कर दी जाती हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि अधिक लाभ कमाने के लिए वो अपने केमिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जहां केमिस्ट से उनको कमीशन मिलता है। इस वजह से जिस छोटी सी बीमारी को वो 1-2 गोली के माध्यम से नियंत्रण में ला सकते हैं, उसके लिए अक्सर महंगी और बहुत ज्यादा दवाइयों की सलाह डॉक्टर के द्वारा लिख दी जाती है। यह बातें दर्शाती है कि इस तरीके का महंगा इलाज कराना सभी प्रकार के भारतीयों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जनसंख्या आमदनी के हिसाब से गरीब है। और ऐसे लोग जब इस तरीके के इलाज के बारे में सोचते हैं तो वो अस्पताल जाने से ही घबराते हैं, और सरकारी अस्पतालों में जाने से उनकी क्या स्थिति होती है, यह हमने अभी अमन की कहानी के माध्यम से देखा कि समय समय पर कदम कदम पर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और एक एक टेस्ट के लिए न जाने कितना वक्त व्यय करना पड़ता है। तो इस तमाम परिचर्चा से हम जान सकते हैं दोस्तों कि भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं सबके लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में अमीर एवं गरीब के दृष्टिकोण से यह कदम कदम पर विभाजित है, इसमें असमानता दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अब तक की परिचर्चा से हमने देखा है कि भारत में स्वास्थ्य की सेवाओं के प्रति इतना ज्यादा ध्यान देने के बावजूद भी भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि स्वास्थ्य की सेवाओं को सिर्फ स्वास्थ्य से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि अपने आप में यह सामाजिक रूप से भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार हमें सामाजिक और स्वास्थ्य 2 पक्षों को एक साथ लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, ऐसे 2 उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। इसमें पहला उदाहरण केरल का है और दूसरा कोस्टा रिका का है। तो हम पहले केरल के उदाहरण पर दृष्टिपात करते हैं और देखेंगे कि केरल में क्या हुआ। दोस्तों, 1996 में 1996 में केरल की सरकार ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने बजट का पंचायतों को 40% हिस्सा प्रदान कर दिया और उनसे कहा गया कि इस पैसे को उन्हें लोगों की कल्याण के ऊपर व्यय करना है। और इस पैसे को पंचायत ने लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, सफाई के ऊपर खर्च किया और इसका एक बेहतर परिणाम निकलकर लोगों के सामने आया। बीमारियों का जो स्तर था वो नियंत्रित हो गया और लोग स्वस्थ अधिक होने लगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि केरल हिंदुस्तान का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है और इसकी एक महत्वपूर्ण जो वजह है वह यह है कि यहाँ सरकार और आम जनता ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर कार्य किया है। इस तरीके की भागीदारी या जोड़ीदार काम हमें भारत के किसी भी अन्य राज्य में दिखाई नहीं देता। हालांकि दोस्तों, केरल का जो उदाहरण है, अनुभव है, वो बहुत सकारात्मक रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे अस्पतालों को बड़े स्तर पर खोलने की आवश्यकता है, दवाइयों को और ज्यादा निर्मित करने की आवश्यकता है, ताकि इन कमियों को भी दूर किया जा सके। दोस्तों, जो अगला उदाहरण है वो कोस्टा रिका का है। कोस्टा रिका दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ शहर माना जाता है और स्वस्थ शहर बनने के पीछे कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो अपने आप बन गया, बल्कि इसकी एक बड़ी सार्थक वजह है। दक्षिण अमेरिका के इस शहर ने अपनी सेना के ऊपर होने वाले खर्च को शून्य कर दिया है। अर्थात उन्होंने सेना रखना ही बंद कर दिया है और सेना पर होने वाले खर्च को उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी आवश्यकताओं जैसी लोगों की जो जरूरतें हैं उनके ऊपर खर्च करना शुरू किया है। इसका परिणाम यह हुआ है दोस्तों कि कोस्टा रिका में जो बीमारी है वो शून्य के बराबर है और लोग पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन जीते हैं। कोस्टा रिका की जो सरकार है वो अपने सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करती है, जिनमें पीने का स्वस्थ पानी, अच्छी शिक्षा और अन्य सामान्य सुविधाएं शामिल हैं।
तो दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के संबंध में यह थी हमारी दूसरी वीडियो। इसके साथ ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, सरकार और लोगों की क्या उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ये जितने भी नोट्स मैंने आपके सामने इन 2 वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, उन वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलिएगा, क्योंकि उन नोट्स का PDF बनाकर मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड करने वाला हूं, ताकि जितनी भी परिचर्चा हमने मौखिक रूप से की है आप उनको इन पृष्ठों के माध्यम से पढ़ भी सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।